नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 16 यानी लास्ट चैप्टर के बारे में, जिसका हमने लगभग का भाग कर लिया था। आज हम इसका लास्ट और अंतिम भाग करेंगे, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, पढ़ते हैं। बहुत ही आसान से, अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि लगातार आपका पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल से भाषा में आपको समझाया गया ताकि आपको आसानी से याद रहे। और ये चैप्टर ऐसा है कि अपने डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं। इसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तब भी आपको याद हो जाएगा। तो आज भी अपन इसी तरह से बात करेंगे। आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सारा का सारा चीज ये जो है माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। पहला है सभी के लिए जल। क्या आप सोच सकते हैं इस दुनिया में कोई पानी के बिना कोई सजीव रह सकता है? पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो चलिए हम बात करें तो देखो, सभी सजीव की मूलभूत आवश्यकता जल है। सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकता क्या है? जल है। जल के बगैर कोई भी सजीव जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। मनुष्य ने की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में क्या हुआ है, अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। अब मनुष्य ने क्या किया, प्रकृति से बहुत सारी छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसी छेड़छाड़ करने से क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्थानों पर जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। कहीं पर जल है ही नहीं तो कहीं पर अति बाढ़ की स्थिति बन रही है। तो ये सारे के सारे प्रभाव किसके हैं? हमारे द्वारा किए गए प्रकृति से छेड़छाड़ के। इसके बाद है, भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। अब अपने भारत की बात करें तो भारत में क्या है, जो वर्षा है वो मानसून पर निर्भर करती है। हम जैसे अपने राजस्थान में कहते हैं मानसून आता है लगभग जून के आसपास आता है, तो तब हमारे यहाँ वर्षा होती है, एनी टाइम नहीं होती है। तो मुख्यतः हमारा जल जो वर्षा किसके ऊपर निर्भर है? मानसून के ऊपर निर्भर है। ठीक है, आगे बात करें, बांध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अपन देखते हैं खेतों में इनमें किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए, यानी खेतों में पानी देने के लिए हम बांध बनाते हैं, जलाशय बनाते हैं, बड़े बड़े तालाब वगैरह इस तरह से बना देते हैं, या फिर नहरों के द्वारा हमारे क्या दिया जाता है, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है दूसरे स्थान तक। इसके बाद में बात करें बांध क्या होते हैं। हमने नाम सुन रखा है बांध, थोड़ा सा आपने वैसे तो आपके बारे में डेली लाइफ में बहुत सारे सुनते हैं, तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, ऐसा हमने पहले देखा हुआ नहीं। ये डेली लाइफ की है, ये हम रोजाना अपनी लाइफ में ऐसी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, जो न्यूज़पेपर में, टीवी में, इनमें सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो उन्हीं को ही अपने को सही तरीके से शब्दों में इसको क्या करना है, लिखना है बस। तो चलिए हम देखते हैं बांध क्या होते हैं। बड़े बांधों में जल संग्रहण काफी मात्रा में किया जाता है। बांध क्या होते हैं? जहां पर जल को इकट्ठा किया जाता है। कोई नदी आ रही है, कोई नहर आ रही है, उसके पानी को रोक के काफी बड़े क्षेत्र में पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। जिसका उपयोग पानी सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, सिर्फ खेतों में देने के लिए नहीं, इसके द्वारा फिर क्या बनाया जाता है, इसके पानी को रोककर इसके द्वारा विद्युत बनाई जाती है, लाइट बनाई जाती है। हमने पिछले चैप्टर में 13 नंबर चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है जब दो चुंबकों के बीच में आर्मेचर घूमता है, तो वो आर्मेचर घुमाने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरह से, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारा क्या है, यहां पर ये है हमारा बांध। अब बांध में क्या किया है हमने, यहां से नहर के अंदर से आ रही थी नहर, यहां से पानी इकट्ठा किया नहर से। अब यहां पे जाने के लिए बहुत कम जगह छोड़ दी हमने, अब पानी जाएगा यहां प्रेशर से, और यहां पे हमने क्या लगा रखा है, टरबाइन लगा रखा है इस तरह। अब जैसे ही से पानी प्रेशर से जाएगा तो ये क्या करेगा, घूमने लगेगा, और इससे हमारा क्या है, क्या जुड़ा हुआ है, आर्मेचर जुड़ा हुआ है, तो वो आर्मेचर भी घूमता है। तो चुंबक के बीच में आर्मेचर घुमाने से क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, लाइट से विद्युत का उत्पादन होता है। कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं। अब बांध क्या है, कई नदियां, बड़ी बड़ी नदियां, जैसे हम उदाहरण के लिए टिहरी बांध बनाए गए गंगा नदी पर, बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना। टिहरी बांध है गंगा नदी पर, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, और भाखड़ नागल बांध है सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध आपने सुना होगा, सतलुज नदी के ऊपर है। तो ये कुछ बड़े बड़े बांध हैं, बहुत बड़े बांध हैं। इसके बारे में हमने देखा बांध क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं बांध के लाभ क्या हैं। अब ये बांध बनाते क्यों हैं, हमने देख लिया। एक तो सबसे पहले इससे क्या होती है, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलता है। अब आपने वहां से पानी को रोक रखा है, वहां से आप साइडों में कहीं भी नहरें निकाल के पानी दे सकते हैं सिंचाई के लिए, पहला। दूसरा, इससे विद्युत उत्पादन होता है, हाँ हमने देख लिया, इससे विद्युत का भी उत्पादन होता है, दूसरा उपयोग। और तीसरा क्या है,
क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना। अब वहां आसपास के क्षेत्र में पानी पीने के लिए भी वहां पर क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो लगातार क्षेत्रों में क्या करते रहेंगे, पानी का वितरण वहां पहुंचाते रहेंगे। तो ये हमारे लाभ हैं किसके, बांध के। लेकिन सिर्फ लाभ ही नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। बांधों की हानियां या फिर बांधों के विरोध का कारण क्या है, बांधों से क्या हानियां होती है, बांध बनाने से क्या हानियां क्या नुकसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और साथ में ही आपसे यह पूछ ले कि बांधों के विरोध का कारण क्या है, बांध बनाने का लोग विरोध क्यों करते हैं, या फिर इससे क्या हानियां होती है, वो हम देखते हैं। तो इससे तीन महत्वपूर्ण हानि है। सबसे पहली है सामाजिक समस्या, दूसरी है आर्थिक और तीसरी है पर्यावरणीय समस्या। सामाजिक मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में अब जहां पर हमें बांध बनाना है वहां पर लोग रह रहे हैं, वहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हम उसको क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे। छोटी मोटी जगह में नहीं बनता है, कई किलोमीटर फैलाव होता है, कई किलोमीटर फैला के ये बांध बनाए जाते हैं। तो उस किलोमीटर में अगर कोई गांव आ गया या फिर वहां पर कोई और किसी तरह की वनस्पति है तो वहां से वहां को क्या कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। वहां से बड़ी संख्या में क्या किया जाता है, आदिवासियों, किसानों और आदिवासियों को विस्थापित करना, यानी उस स्थान से वहां से हटा दिया जाता है, एक समस्या। दूसरी क्या है, मुआवजा नहीं मिलता है। अब वहां से हटा तो दिया लेकिन उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनकी वहां जमीन थी, खेत थी, वो सारे इसके अंदर आगे तो आगे, बस वहां पर आपको उसका कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा उसका। दूसरा है आर्थिक समस्या, ये तो समाज से संबंधित समस्या। आर्थिक यानी पैसों से संबंधित क्या समस्या आती है, जनता का बहुत अधिक धन लगता है। आपको पता है जमीन दे दी, उनके पैसे नहीं मिले, ठीक है। और ऊपर से क्या होता है, सरकार खुद अपना पैसा थोड़ी लगाती है, हमारे द्वारा ही, उसके द्वारा जो टैक्स वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, वही वहां पर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो पैसा किसका लगता है, हमारा ही लगता है, जनता का पैसा लगता है। और दूसरा क्या है, उस अनुपात में लाभ नहीं मिलता है। अब हमने जितना पैसा लगा दिया वहां किसानों का, वहां आदिवासियों का, जो भी जगह छोड़ दी, लेकिन उसको उस अनुपात में लाभ नहीं मिलेगा। जिस अनुपात में उन्होंने वहां पर क्या किया है, धन लगाया है, उस अनुपात में उनको क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा है पर्यावरण से, पर्यावरणीय समस्या भी होती है इससे। पर्यावरणीय समस्या क्या होती है, बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। अगर वहां पर कोई वन है और वहां पर आपको बांध बनाना है बहुत बड़ा, तो उस किलोमीटर में, वहीं कई किलोमीटर में फैले हुए सारे पेड़ पौधे वहां पर क्या करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। जिससे पेड़ पौधे काटने से आपको पता है क्या समस्या होती है। दूसरा है जैव विविधता को हानि या क्षति पहुंचती है। हमें पता है कि वहां पेड़ पौधे हैं, कोई जंगल है, तो इसका मतलब वहां सिर्फ पेड़ पौधे थोड़ी हैं, वहां और भी बहुत सारे कई तरह के जीव जंतु, कई तरह के पेड़ पौधे, वहां सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है। और तीसरा क्या है, पर्यावरणीय संतुलन का बिगड़ना। अगर वो सारी चीजें होगी तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा ही, पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। वहां के आसपास के इलाकों का अगर पर्यावरण है, प्रदूषण हो रहा है, तो वो उससे ज्यादा होगा। अगर पेड़ भी हमने वहां पर थे, उनको भी काट दिया, तो जिससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। तो तीन तरह की समस्याएं होती है बांध बनाने से। कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। सामाजिक समस्या में क्या होता है, किसानों और आदिवासियों को विस्थापित कर दिया जाता है और मुआवजा नहीं मिलता है। दूसरा है आर्थिक समस्या, जनता का बहुत अधिक धन लगता है और जिस अनुपात में धन लगता है उनको उतना लाभ नहीं मिलता। और तीसरी है पर्यावरणीय। पर्यावरणीय में तो अपने को पता है कई वनों का विनाश किया जाता है, ठीक है, जैव विविधता को नुकसान होता है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। इसका एक उदाहरण है हमारे पास 1970 में बने तावा बांध। 1970 में एक बांध बना था, ठीक है। बांध के विस्थापितों को अभी तक लाभ नहीं मिला है जिनका उनसे वादा किया गया था। 1970 में एक बांध बनाया था, जहां पर जो लोग रह रहे थे उस बांध का इलाका आ गया था, वहां से उन लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया, हटाया गया था, उनको अभी तक उस अनुपात में लाभ नहीं मिला उनको। 1970 में, 1970 की बात करें, आज लगभग 50 साल से प्लस ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या भी है एक बांध बनाना। चलिए इसके आगे देखते हैं। हम आगे बात करें तो जल संग्रहण क्या होता है, इसके बारे में देखें। जल संग्रहण, अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले जल सबके लिए आवश्यक है, फिर उसके बाद में हमने देखा बांध क्या होते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, हमने देखा। इसके बाद में जल संग्रहण, जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो। जल संभरण प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन में क्या होता है, मिट्टी और जल को बचाने के लिए क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, उनके संरक्षण का, उनके बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि कोई भी जीव है वन से, उससे क्या होता है, जैव मात्रा में वृद्धि होती है। जैव मात्रा मतलब जीवों में, जो भी वनस्पति है, जीव है, अगर पानी नहीं मिलेगा उनको उचित तरीके से और मिट्टी नहीं होगी लगने के लिए, तो फिर कोई भी पौधा नहीं लगता है। आपको पता है पौधे के सबसे आवश्यक क्या है, पानी और मिट्टी, बाकी तो वो अपना भोजन तो सूर्य के प्रकाश से बना लेता है। तो जैव मात्रा में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो मिट्टी के संरक्षण पर और एक जल संभरण प्रबंधन पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इनके ऊपर इनको महत्व ज्यादा दिया जाता है।
इसके बाद में बात करें जल संरक्षण के तरीके क्या हैं, कैसे कैसे जल को हम संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। छोटे छोटे गड्ढे खोदना, छोटे छोटे गड्ढे खोदकर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, झीलों का निर्माण करके, ठीक है, सामान्य जल संग्रहण व्यवस्था की स्थापना करके अपने सामान्य स्तर पर, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, मिट्टी के बांध बनाना, पक्के बांध नहीं, मिट्टी के बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रहण बनाना, यानी इस तरह के तालाब जैसे बनाना जिससे पानी में संग्रहण हो सके, घरों की छतों पर जल एकत्रित करना, घरों की छतों पर जल एकत्रित करना, ये सारे क्या हैं, ये तरीके हैं, इससे भूजल स्तर भी बढ़ता है। अगर हम पक्का मतलब प्लास्टर करके जो हमारी पक्की अगर बांध या कुछ बनाते हैं तो उससे पानी क्या है, भूजल में कोई वृद्धि नहीं होती है। लेकिन ये हमने सारी क्या बने, गड्ढे खोदना, अगर सीधा गड्ढा खोद के रखा है तो पानी धीरे धीरे क्या होता है, रिश्ता हुआ पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, जिससे भूजल स्तर का मतलब भूमि के अंदर का जो जल है, पानी अंदर भी है जमीन के अंदर, उसका स्तर बढ़ता है। और हम जैसे देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से अत्यधिक इसका क्या हो रहा है, जहां जमीन पर हर जगह कुएं खोदकर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे जमीन के अंदर का जो पानी है उसका स्तर भी काफी कम हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक समस्या है। तो वही हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि मानव के क्या है, कुछ अपने प्राकृतिक जो प्रकृति से कुछ क्या किया है, छेड़छाड़ करने से उनसे क्या हुआ है, काफी नुकसान भी हो रहा है। तो हमने ये देखा। इसके बाद में हम देखते हैं जैसे इसको जल संरक्षण के कुछ पारंपरिक पुराने तरीके हैं, जल के पुराने तरीके जो बहुत महत्व रखते हैं। जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हमने देखा है खदीन होती है, वहां अपने एसएसटी में पढ़ा होगा, खादीन हो गए, बड़े पात्र हो गए, या नाड़ी बनाकर क्या किया जाता है, पानी को संग्रहित किया जाता है। वो पक्के नहीं होते, कच्चे होते हैं, ताकि भूमि का जल भी लगातार उससे बना रहे। महाराष्ट्र में पानी संग्रहण के हैं क्या है, बंधारस या ताल। पानी में जल संग्रहण के पारंपरिक पुराने तरीके हैं, उनके नाम हैं बंधारस बनाकर, ताल बनाकर। बिहार में है ऐहार और पाइन बनाकर। बिहार में कौन से जल संग्रहण के, ऐहार या पाइन। जम्मू कश्मीर में तालाब बना, जम्मू में तालाब, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंदिश। नाम है जल संग्रहण करने के कुछ तरीके को, उनके नाम है, परंपराएं हैं, पारंपरिक तरीके हैं पुराने जमाने से। हिमाचल प्रदेश में कुल है, तमिलनाडु में एरिस, और केरल में सुरंगम, और लास्ट में है कर्नाटक में कट्टा। ये कुछ जल संग्रहण करने के पारंपरिक तरीके हैं। अपने राजस्थान में होता है ना, जैसे झीलें, तालाब, ये नाड़ी, आपने नाम सुना होगा, ये सारे बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। वैसे ही अलग अलग जगहों पर इनके नाम अलग अलग है जल संग्रहण करने के। आपने बावड़ी सुना होगा, ये बावड़ी वगैरह जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं जल संग्रहण के। इसके बाद में हम देखते हैं इसके आगे संग्रहण के तरीके। जल संग्रहण के कौन कौन से तरीके हैं, हमने पीछे देखा था पारंपरिक तरीके। एक है चेक डैम। चेक डैम क्या होता है, इसको देखते हैं। चेक डैम जल संग्रहण के लिए अर्धचंद्राकार मिट्टी के, अर्धचंद्राकार मतलब चांद होता है, आधा चांद कैसे होता है, अर्धचंद्राकार अथवा निचले स्थान पर कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। चेक डैम क्या होते हैं, मतलब जो कोई ढलान वाला इलाका होता है वहां पर बनाए जाते हैं। और वहां पर क्या है, बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, अर्धचंद्राकार, या तो मिट्टी के गड्ढे बनाए जाते हैं या फिर निचले स्तर पर कंक्रीट या छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से इसको बनाया जाता है, ताकि काफी लंबे समय तक जल का स्तर का क्या रहे, वहां बना रहे। इसके बाद में है वर्षा ऋतु में ये पूरी तरह भर जाते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होते हैं, पूरी तरह भर जाते हैं, और ये फिर वहां से नालियां या प्राकृतिक जल मार्ग पर बनाए जाते हैं। यहां से क्या बनाए जाते हैं, यहां इनको ऐसे स्थानों पर बनाया जाता है जहां प्राकृतिक नालियां और क्या हो, जल मार्ग हो वहां पर, ताकि वहां पर जल का संग्रहण बना रहे। ठीक है। इसके बाद में है भौम जल के लाभ। भौम जल का मतलब भूमि के अंदर जो जल है उसके क्या लाभ है, हमें बहुत महत्व रखता है वो भी। हम लगातार जो ऐसे पारंपरिक जो हमारे पुराने तरीके हैं उसमें हम जल, जो भूमिगत जल है उसको भी काफी महत्व देते हैं। हम कोई भी पक्की जो नहरें वगैरह पुराने जमाने में नहीं थी, ठीक है, ऐसे ही कच्ची चीजों से चलाया जाता था ताकि जमीन के अंदर भी भूमि का जो जल है वो स्तर बना रहे। तो देखो, भौम जल स्तर या भूमिगत जल स्तर है, भूजल स्तर, उसके भूमि जल के क्या लाभ है। यह जल वाष्प बनकर नहीं उड़ता है। अगर भूमि के अंदर है तो वाष्प बनेगा नहीं, वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा, तो वहां पर वो क्या है, लगातार बना रहेगा। दूसरा है बड़े क्षेत्रों में वनस्पतियों को नमी प्रदान करता है। जमीन के अंदर है ना, तो वहां ऊपर भी क्या रहती है, वहां पर नमी बनी रहती है, जिससे वनस्पतियां क्या रहती है, काफी उनको
पानी की आवश्यकताएं कंप्लीट होती रहती है, पूरी होती रहती है। मच्छरों की समस्या नहीं होती। अब अगर खुले में पानी पड़ा है तो वहां मच्छर की समस्या होगी, लेकिन जमीन के अंदर है तो वहां कोई मच्छर वाली समस्या ही नहीं है, कोई भी मच्छर किसी तरह के पैदा नहीं होंगे। अगला है मानव तथा जंतुओं के अपशिष्टों से सुरक्षित रहता है। हम क्या करते हैं, हम जो मानव के या कोई हमारे कारखाने उद्योग है उनका कचरा हम नदियों में, जैसे हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा था, कैसी हालत है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आज उनकी, तो वो आसपास के हमने देखा है 100 शहरों के उनके गंगा नदी के किनारे बसे हुए, कई शहरों के अपशिष्ट उसके अंदर डाल दी जाते हैं, जिससे उसका क्या हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है। लेकिन जो जमीन के अंदर है वहां पर क्या है, मानव या जंतुओं के अपशिष्ट से वो प्रदूषित नहीं होता, वहां से सुरक्षित है। और लास्ट है जल प्रदूषण से भी बचा रहता है। जल प्रदूषण से भी क्या कह सकते हैं, बचा रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ये है भूमि जल के, ये जो भूमि के अंदर है, भूमि जल कह दो या भूजल कह दो, भूमि जल या भूजल एक ही बात है कि लाभ क्या क्या है हमने देखे। वाष्प बनकर नहीं उड़ता है, ठीक है। दूसरा है वनस्पतियों की नमी बनी रहती है। तीसरा है मच्छरों की समस्या नहीं होती। चौथा है अपशिष्टों से सुरक्षित रहता है। और पांचवा क्या है, प्रदूषण से बचा रहता है, जल प्रदूषण से बचा रहता है। अगला हमारा टॉपिक है कोयला एवं पेट्रोलियम। ये हमारे जल के बारे में था अभी तक हमने देखा। अब हम देखेंगे कोयला एवं पेट्रोलियम। सबसे महत्वपूर्ण बात है कोयला एवं पेट्रोलियम की, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जीवों से प्राप्त किया गया ईंधन है। ईंधन मतलब जिसको जलाने के लिए हमें काम में लेते हैं या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। क्या काम है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों से प्राप्त, और ईंधन का मतलब होता है जिससे हम जलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। कैसे जीवों से प्राप्त हुआ, कोयला और पेट्रोलियम जीवों से प्राप्त हुआ। पेट्रोलियम मतलब है सिर्फ पेट्रोल से नहीं है, डीजल केरोसिन वगैरह सारे इसके अंदर आते हैं, प्राकृतिक गैस। और कोयले का मतलब तो आप समझते हैं, जो मिट्टी के अंदर से खोद के जमीन से निकाला जाता है, वो कोयले की बात हो रही है। देखो हम ये मानते हैं कि लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, पृथ्वी पर बहुत उथल पुथल हुआ, जिसकी वजह से पेड़ पौधे और वनस्पतियां क्या होगी, जमीन के अंदर धंस गई। और धीरे धीरे दाब अत्यधिक आने से ऊपर से और अंदर जमीन के अंदर से ताप से वो धीरे धीरे किस में बदल गई, कोयले में बदल गई। देखो लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, जमीन के ऊपर बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ। ऊपर जो जमीनें थी, वो पेड़ पौधे जंगल वगैरह पहले आपको पता है बहुत ज्यादा थे, वो नीचे धंस गए जमीन के अंदर। जैसे जैसे जंगल थे पूरे के पूरे जमीन के अंदर धंस गए, और धीरे धीरे उसके ऊपर इतना दाब आ गया कि धीरे धीरे दाब से, और आपको पता है जमीन अंदर से क्या होती है, गर्म होती है, जिससे उष्मा मिलती है। तो उस दाब से और ताप से वो किस में बदल गए, कोयले में बदल गए। और उसी समय जो समुद्री वनस्पतियां थी, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते थे, वो भी धंस गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हुआ। और इसको बनने में कोई 1-2 साल नहीं, लाखों वर्ष लगते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं। धीरे 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 लकड़ी है वो कोयले में परिवर्तित हुई, ठीक है। तो ये इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब देखो यहां क्या लिखा है, जीवाश्म ईंधन या कोयला एवं पेट्रोलियम जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। आज हमारे जो लाइफ के अंदर बात करें इस पृथ्वी पर, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, वो हैं जीवाश्म ईंधन कह दो या फिर कोयला पेट्रोलियम कह दो, ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। लगभग हम जितने भी काम करते हैं, हमारी ऊर्जा किससे मिलती है, इनसे से मिलती है। हम घर में खाना बनाते हैं, प्राकृतिक गैस में काम लेते हैं। हम गाड़ियां चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उसमें प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोल काम में लेते हैं। तो ये सारी किससे मिली हुई हमें, जीवाश्म ईंधन है। औद्योगिक क्रांति के समय हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। औद्योगिक क्रांति जब हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद में ऊर्जा का जो खपत है वो लगातार हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद में इस ऊर्जा का प्रयोग दैनिक कार्यों के पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। इस ऊर्जा का उपयोग हम क्या कर रहे हैं, दैनिक कार्यों के जो उत्पादन में, हमारे दैनिक कार्यों के लिए जो जो पदार्थ हमारे काम में आते हैं उनके उत्पादन में, जैसे खाना बनाने में, हम वाहन के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, तो इनके निर्माण में हम क्या कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं इस ऊर्जा का। आज हमारा ऊर्जा खपत का 70% हिस्सा, हम जितनी भी ऊर्जा खपत कर रहे हैं ना किसी भी कार्य के लिए, उसमें 70% ऊर्जा क्या है, कोयला और पेट्रोलियम से मिलता है, कोयला और पेट्रोलियम से निर्भर है। और इसकी मात्रा हमारी जमीन के अंदर क्या है, निश्चित है। तो लगातार इसका उपयोग इसी तरह करते रहे तो ये जल्दी आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और फिर हम ऊर्जा के लिए क्या हो जाएंगे, कहीं ऐसी बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन सकती है। तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द इसके विकल्प देखने होंगे कि किस तरह से दूसरे उपयोग, आजकल सौर ऊर्जा वगैरह दूसरे जो ऑप्शन आ रहे हैं इसके ऊपर वर्क चल रहा है। तो ऐसे हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे और इसका उपयोग है वो नियमित तरीके से करना पड़ेगा ताकि लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर सके। अब वापस इनको बनाने के लिए आपको पता है लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतना जल्दी इसको बना सके।
आगे है कोयला एवं जीवाश्म ईंधन के संरक्षण किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं ताकि लंबे समय तक उपयोग कर सके। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, जैसे मेट्रो होगी, सिटी बस होगी, इनका हम उपयोग कर सकते हैं, जहां पर हो वहां पर उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी दूर में जाना हो तो हम बाइक की बजाय साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, बाइक की बजाय हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है अपने घरों में एलईडी बल्ब का प्रयोग करना। पहले हमारे जो बल्ब आते थे, आपको लट्टू पता होगा, याद होगा, वो लट्टू को जो जलाते थे उसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती थी, वो 100 वाट का या फिर 60 वाट का होता था। आज वही एलईडी बल्ब हम 7 वाट या 9 वाट का उपयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका फायदा है। तो एलईडी बल्ब लगाने से ऊर्जा कम खर्च होती है। उसके बाद देखो, हम बात करें, हमने क्या किया है, एक उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं 100 वाट का बल्ब हमने जलाया, अब वो 1 घंटे जलता है, इसका मतलब उसकी 100 वाट ऊर्जा खर्च होती है। अगर यही हम 1 घंटे में 10 वाट का भी बल्ब लगा ले तो 10 बल्ब लगा सकते हैं। कितने? 10 बल्ब। और घर में हमारे 2 3 4 हाईएस्ट जरूरत होती है बल्ब की, जो एनी टाइम हमारे लिए जलने आवश्यक है रात के समय। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऊर्जा बचा सकते हैं। और 10 वाट के हमें 4 बल्ब चाहिए तो 400 वाट हो गया, तो इस तरह से हम ऊर्जा बचा सकते हैं। दूसरा है लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करना। अगर थोड़ी बहुत 1-2 अपने को फ्लोर ऊपर जाना है, 1-2 मंजिल ऊपर जाना है, तो हम सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। बार बार लिफ्ट चलती किससे? लाइट से, और लाइट से हमें क्या मिलती है? उसको ऊर्जा मिलती है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है, ऐसा नहीं है कि सबको ही वहां पर लिफ्ट बंद कर देनी चाहिए, जिसको आवश्यकता है, कुछ बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं जो सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते, उनके लिए लिफ्ट उपयोग में ले। सर्दी में हीटर या सिगड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। हम सर्दियों में क्या करते हैं, रूम को गर्म करने के लिए हीटर या फिर सिगड़ी जला देते। सिगड़ी मतलब कोयले वगैरह जला कर रख देते हैं, उसमें लकड़ियां जलाते रहते हैं, कोयले डालते रहते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे रूम को गर्म करने। उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक स्वेटर हमने पहन रखी, एक और एक्स्ट्रा पहन सकते हैं, इनर पहन सकते हैं अंदर, जिससे हमें सर्दी का महसूस ज्यादा ना हो, इससे ऊर्जा खर्च ना हो। दूसरा है, घरों में विद्युत उपकरण उपयोग नहीं हो रहा हो तो उसका स्विच बंद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम घर में बाहर जाते हैं, लाइट का स्विच छोड़ दिया, पंखे का स्विच चालू छोड़ दिया, कूलर का चालू छोड़ दिया, तो ये हमें छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो जो हम घरों में ये जो जिस समय जिसका उपयोग नहीं हो रहा है ना, जो हम उपयोग जिस समय जिस उपकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं उसका स्विच बंद कर देना। तो ये देखो, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि हमें काफी कुछ फॉर्मूले हैं या कोई कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़े। डेली लाइफ के अंदर आप इसको एक बार और नोट्स को रीडिंग कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूं आप इस चैप्टर को कभी भूलेंगे ही नहीं। चलिए, इसके बाद में हम अंतिम इसका टॉपिक देख लेते हैं, वो है जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां। अब इस जीवाश्म ईंधन से हानियां क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। देखो, आपको इनको अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। मतलब ऑक्सीजन पूरी तरह से, अगर कोई भी चीज आप जलाते हो, जलने वाली कोई चीज है, लकड़ी है या कोयला पेट्रोलियम है, इसको जलाते हो, और प्रॉपर किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और वहां पर्याप्त मात्रा में जितनी ऑक्सीजन है उतनी नहीं मिल रही है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। कोई भी चीज जलाते हैं ना तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जबकि अपर्याप्त मात्रा में हमने अगर उसको जलाया है, ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO, और ये एक विषैली गैस होती है, जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें क्या याद रखना है, अपर्याप्त ऑक्सीजन यानी जितनी जरूरत है उससे कम ऑक्सीजन में इन जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये एक विषैली गैस है। क्या है? विषैली गैस, जो हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। दूसरा है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के दहन से, कार्बन के या हाइड्रोजन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि उत्पन्न होते हैं, जो वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाने से क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेंगे, और ये वायु प्रदूषण के मुख्य कारण बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस क्या होता है? जिससे हमें, आपने देखा होगा आजकल खेती होती है ग्रीन हाउस वाली खेती, तो समझ में आ गया, वो टेंट वगैरह लगा के जिससे प्रकाश अंदर तो आ जाता है उसका ताप, लेकिन वापस उतनी मात्रा में बाहर नहीं जा पाता वापस। ठीक है, तो वो ग्रीन हाउस गैस बन जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है, कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। हमें पता है कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कोई भी चीज जलाएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। हम ज्यादा चीजें जलाएंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिससे तीव्र विश्व उष्मण होने की संभावना है। ये जो ग्रीन हाउस कह रहे हैं तीव्र उष्मण का मतलब होता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो जितनी किरणें आती है ना सूर्य से, वापस वो उतनी जाती भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक लेगी, जिससे हमें क्या होगा, पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। आपने अखबारों में अभी काफी समस्या चल रही है, काफी ही आपने देखा होगा,
ये न्यूज चल रही है अभी कि धीरे धीरे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। इस बढ़ने का मतलब क्या होता है, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है, जितनी मात्रा में मान लो आई है, अब ये वापस में क्या होती है, दिन में जो सूर्य का प्रकाश आता है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है और रात में वो वापस ठंडी हो जाती है, वापस किरणें चली जाती है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, इन किरणों को जाने से रोक लेती है, तो वापस उतनी किरणें नहीं जा पाती, जिस वजह से पृथ्वी का धीरे धीरे ताप बढ़ने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल ताप से 1 या 2 डिग्री या 5 डिग्री बढ़ गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, पॉइंटों में बढ़ता है, लेकिन वो भी काफी नुकसानदायक है, जिससे हमारे हिमालय की बर्फ वगैरह है वो पिघल रही है। आगे देखते हैं इसके बाद में, इसके प्रदूषण से सांस की कई बीमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनके प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन के प्रदूषण से, जैसे गाड़ियों में कोयले वगैरह का उपयोग करते हैं, तो इनसे क्या होता है, जो प्रदूषण होता है उससे सांस की कई बीमारियां होती है। सांस की बीमारी जैसे किसी को दमा हो गया, खांसी हो गया, ये सारी समस्याएं, टीबी हो गया, इस तरह की समस्याएं इसमें होती है। किससे, जीवाश्म ईंधन से। तो ये है जीवाश्म ईंधन की समस्याएं क्या क्या है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 16 और ये था लास्ट चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये जो नोट्स हैं जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इस तरह से, और प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे, जो आप ऐप वहां पर डाउनलोड करके ले सकते हो। तो उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।